नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गैस आज के वीडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल में टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं साइंस के, और साइंस के जो डीपली क्वेश्चन व्यापम पूछता है वो क्वेश्चन हम कवर करेंगे। गैस इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट रहेगा, और इस सीरीज़ में हमने प्लानिंग की है कि करीबन आपको 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन करवा दे साइंस के, जो कि व्यापम पूछे गए हैं कोई से भी एग्जाम में व्यापम के द्वारा। तो अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स और सपोर्ट मिला इस सीरीज़ को तो बिल्कुल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में 40 क्वेश्चन रहेंगे गाइस, जो व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं। तो आप इसको अंत तक जरूर से देखिएगा। और स्पेशल अनाउंसमेंट है गाइस आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस महीने की आखिरी सेल चल रही है, यानी महीने की आखिरी जो सेल चल रही है, और इस पर काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर आपको मिल रहा है। अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर ये मान सकते हैं आप इसको, क्योंकि फ्लैट 50 का भी ऑफ चल रहा है गाइस। आपको पता होगा अब तक की सबसे अच्छी सेल ये आपके लिए हो सकती है, क्योंकि सबसे कम प्राइस में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल। तो रॉयल 50 ये कूपन कोड है गाइस, इनको यूज कर लीजिएगा। स्पेशली ऑफर आज ही के लिए है, और जो सबसे पहले परचेस करेगा टॉप 100 में से 100 फर्स्ट जो कैंडिडेट होंगे उनको ही ये स्पेशल ऑफर का बेनिफिट मिल पाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। सबसे सस्ती डिस्काउंट है अभी तक, हो सकता है ये आपको आगे देखने को ना मिले। गाइस ये चीज़ें इस टेस्ट सीरीज में आपको मिल रही है, जो कि आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पर। और एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, यहाँ से कर लीजिएगा। अब तक का सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल रही है। इससे अच्छा ऑफर आपको दोबारा से नहीं मिलेगा। हम आपको बता रहे हैं ये स्पेशली ऑफर ओनली आज के लिए ही रहेगा। क्लियर है। और इसके अलावा MPPSC के लिए भी टेस्ट सीरीज अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं तो ये कूपन कोड है ROYJU50, इनकी मदद से डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में 50% का डिस्काउंट यहाँ से आपको मिल सकता है, लिंक आप चेक कर सकते हैं। फाइनली गाइज स्टार्ट करते हैं हमारा स्पेशल वीडियो साइंस का। साइंस के इस वीडियो में गाइज सबसे मोस्ट IMP लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है, एन इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूस। तो गाइज ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये इंग्लिश में भी रहेंगे और हिंदी में भी रहेंगे, जो कि आप सभी लोग चाहते भी हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द जो कि अब। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। एक विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। गाइज आवेश प्रवाह की दर या मात्रा को हम इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा कहते हैं। आपको पता होगा विद्युत धारा कैसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। और किसी भी परिपथ या इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का लगातार बहना विद्युत धारा कहलाती है। आपको नोट डाउन कर लेना है। और इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अनुसार अगर हम आपको बताएं तो धारा जो है धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर बहती है, ये तो आप सभी को पता होगा। एक और चीज़ आपको बता देगा, इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो ये थे इनका नाम आप याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनने सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया था। किसका? विद्युत धारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था, इलेक्ट्रिक थ्योरी। क्लियर है, याद रखिएगा। और विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक होती है डिस्ट धारा और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। गाइस डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों के बारे में आपको बता दें। डिस्ट धारा जो होती है इसको थॉमस एडिसन ने उपयोग किया था डिस्ट धारा का, और प्रत्यावर्ती धारा का जो प्रयोग किया था या उपयोग किया था ये निकोला टेस्ला ने किया था। दोनों के बारे में आप याद रखिएगा, डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। इसके अलावा गाइस इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक क्या है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो SI जो मात्रक है इसका एम्पियर होता है, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा का, तो याद रखिएगा। और एम्पियर को A से दर्शाते हैं, और अगर हम बात करें धारा को किससे दर्शाते हैं, धारा को I से दर्शाते हैं। और गाइस अगर हम आपको बताएं इसे मापने का यंत्र क्या होता है, तो एमीटर इसको मापने का यंत्र होता है, अमीटर भी जिसको बोला जाता है। और जिसके दो सिरे से धारा माप सकते हैं तो वो होता है आपका एमीटर। अब आई होप कि यहाँ से आपको विद्युत धारा से रिलेटेड सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वायु कुपिकाएँ। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा, वायु कुपिकाएँ कहलाती है। वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, इन्हें हम वायु कुपिकाएँ बोलते हैं। देखिए मनुष्यों में श्वसन तंत्र की संरचना जो है वो वायु मार्ग से होती हुई फेफड़े श्वसन मांसपेशियों में शामिल होती है। इसके अलावा जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान बाह्य वातावरण और रक्त के बीच जो पारस्परिक रूप से जो रहता है वो चीज़ें ऊर्जा की प्राप्ति भी यहाँ से ही होती रहती हैं।
और इसी प्रक्रिया को हम श्वसन की क्रिया कहते हैं। और ये विनिमय प्रक्रिया फेफड़ों के वायु जो कोशिका क्षेत्र है इससे होती है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और शारीरिक विशेषताओं के आधार पर हम अगर आपको बताएं तो श्वसन तंत्र को दो भागों में ऊपरी तथा निचली श्वसन तंत्र में विभाजित भी किया जा सकता है। ऊपरी श्वसन तंत्र जो है जिसको ऊपरी श्वास नलिका में नाक आता है, गला और लरेंस शामिल होते हैं। इसके अलावा जबकि जो श्वसन तंत्र के निचला जो हिस्सा होता है इसमें श्वास नली, ब्रांकाई और फेफड़े शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा ऊपर और नीचे जो हिस्से हैं इन दोनों जो हिस्से हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, क्योंकि ये पूछ ली जाती है। और श्वसन प्रणाली का जो श्वसन प्रणाली होती है इसका प्राथमिक कार्य शरीर के सभी भागों में कोशिकाओं के लिए रक्त के साथ ऑक्सीजन की भी आपूर्ति करना रहता है। जब हम सांस लेते गए तो हम ऑक्सीजन ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। गैसों का यहाँ आदान प्रदान स्वतंत्र होता है। इसमें कुछ जो कि श्वसन तंत्र के द्वारा ये होता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो रक्त में ऑक्सीजन प्राप्त करने का मतलब भी होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है और आपको कंफ्यूज कर देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आई होप कि आपका ये फैक्ट भी क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वहाँ प्रक्रिया जिसमें एक से अधिक या एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे कहते हैं गाइज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो गाइज यहाँ से आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ से आपका कौन सा रहेगा? ये रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सेकंड ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। और गाइज इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रक्रिया है इसमें क्या है, हम विद्युत के माध्यम से एक जो धातु होती है इसकी परत को किसी अन्य धातु के ऊपर चढ़ा देते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। सबसे आसान भाषा में आप समझिएगा, विद्युत के माध्यम से एक धातु की परत को किसी अन्य धातु के ऊपर चढ़ा देना इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। विद्युत लेपन के द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की सतह चढ़ाई जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, विद्युत लेपन जिसको बोला जाता है। गाइस आपको बता दें, बाजारों में बिकने वाली जो सस्ती धातु होती है जैसे जेवरात या चांदी, ये सोना, ये जो होता है इनकी सतह पर ये चढ़ा दिए जाते हैं और इनको मूल्यवान बना दिया जाता है। सस्ती धातुओं के ऊपर महंगी धातुओं की जो परत है ये चढ़ा दी जाती है और उनको मूल्यवान इसी तरह बनाया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा। इसके कुछ उदाहरण भी है गाइज। तांबे पर चांदी की जो परत है ये चढ़ाने के बाद सिल्वर नाइट्रेट यानी NgNO3 का जेली विलियन वोल्टमीटर में इसमें तांबे की प्लेट और कैथोड व चांदी की प्लेट का एनोड लेते हैं और इसको मिला देते हैं और इसको मूल्यवान धातु बना देते हैं। तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, याद रखिएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचारित होता है तो इसको क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है इसको हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पर ये कब होता है? समान वेगों से ये होता है, हैविंग द इक्वल वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। समान वेगों से जो है भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु में संचरित होता है तो ये आपका समान वेगों से होता है। क्लियर है? याद रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवर पाइप किसके बने होते हैं? सीवर पाइप बने होते हैं गाइस कास्ट आयरन के। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा कास्ट आयरन, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। कास्ट आयरन क्या होता है? ये लोहे या आयरन के कच्चे लोहे से तैयार किया जाता है कास्ट आयरन। और कच्चे लोहे को क्यूपोला भट्टी में पिघलाकर अशुद्धियों को दूर करके इसमें कास्ट आयरन प्राप्त किया जाता है। कास्ट आयरन आप समझिएगा कच्चे लोहे से तैयार किया जाता है, ये आप इतना याद रखिएगा। कास्ट आयरन का मुख्य रूप से उपयोग कास्टिंग में किया जाता है और इसीलिए इसे कास्ट आयरन कहते हैं, याद रखिएगा। और हिंदी में इसको डलवा लोहा भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि आपका जो कास्ट आयरन है इसको अन्य क्या नाम है या इसको अन्य नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं व्यापक में, आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस उनको करेंगे। गाइस कास्ट आयरन जो होता है इसमें कई सारे गुण उपस्थित होते हैं, जैसे जंग रोधी ये होता है कास्ट आयरन। इसके अलावा कठोर होता है ये, और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से इस पर गलाया भी जा सकता है, ऐसे ही ये गुण भी इसमें पाया जाता है। और इसका जो गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 1520 डिग्री सेल्सियस होता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा इसमें लोहे की ढलाई ठंडी होने पर सिकुड़ने लगता है ये, और भी कई सारे हैं, जैसे ये भंगुर भी होता है। इसके अलावा इसमें चुंबक का गुण नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। और इसमें 2 से 4% तक कार्बन जो है पाया जाता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके गुण हैं। और याद रखिएगा कास्ट आयरन का उपयोग किन चीज़ों में किया जाता है, तो इसका उपयोग कई स्थानों पर पार्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग सभी प्रकार की कास्टिंग में किया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया है कास्टिंग ही इसका नाम रखा गया है। तो कास्ट आयरन कास्टिंग के सभी प्रकार के जो भी उपयोग किए जाते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग सबसे महत्वपूर्ण सीआई पाइप बनाने में किया जाता है। लोहे का उपयोग अधिकतर मशीनों के बेस बनाने में किया जाता है। और इसका उपयोग बेंच बाइस की बॉडी और कुछ पार्ट बनाने में किया जाता है। और इसके अलावा लोहे की मार्केटिंग प्लेट जो बनाई जाती है, मार्किंग प्लेट, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। सफ़ेद प्लेटें ये जो बनी होती हैं ये भी कास्ट आयरन की बनी होती हैं। इसके अलावा एंगल प्लेट जो बनी होती है लोहे की, ये भी इसी लोहे की कास्ट आयरन की ही बनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट याद रखिएगा सीवर पाइप, जो कि हमने आपको बताया है, अभी हमने आपको बताया था सीवर पाइप भी इसके ही बनाए जाते हैं, जो कि CI भी इसको बोला जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? गति का विरोध करने वाला बल को हम घर्षण बोलते हैं, फ्रिक्शन इसको बोला जाता है। यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए अगर हम आपको फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा समझाएं तो किसी स्थिर ठोस वस्तु पर कोई दूसरी ठोस वस्तु इस तरह से रखी जाती है कि दोनों समतल पृष्ठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो इस दशा में दूसरी वस्तु को पहली वस्तु पर खिसकने के लिए बल लगाना पड़ता है। और इस बल का जो मान है एक सीमा में से कम होने पर दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर खिसक सकती है। अब ये आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी। चीज़ें इस प्रकार है कि ये जो चीज़ें हमने आपको बताई है, ये पूरा आपको जो भी हमने बताया है अभी एक्सप्लेनेशन, ये एक्चुअली में आपका व्यापम के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन ही है और पूछ लिया था ये किसकी परिभाषा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, इसलिए हमने आपको ये चीज़ें बताई है। बाकी फ्रिक्शन आप अच्छी तरह से जानते हैं। घर्षण किसी वस्तु को यहाँ पर रखा गया है और इसको यहाँ से लुढ़काने पर यदि वो अच्छे से लुढ़क जाती है तो उसमें बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। और यहाँ पर अगर नहीं लुढ़कती है, वो कुछ टाइम बाद ही रुक जाती है, तो उसमें फ्रिक्शन लग रहा है। आसानी से आप समझ सकते हैं। क्लियर है? और गाइस घर्षण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक स्थैतिक घर्षण होता है और एक गतिज घर्षण होता है। दोनों के बारे में याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इन दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विलियन के उस pH मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय एमिनो अम्लों का अभिगमन नहीं होता है? इसको बोलते हैं, यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा समविद्युत बिंदु यानी आइसोलेट्रिक पॉइंट। तो यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी आयाम, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन से जवाब रहेगा आयाम, इसको बोला जाता है। गणितीय और भौतिकी में आयाम को एम्पलीट्यूड या कई प्रकार से परिभाषित भी किया जा सकता है। और कोई आवर्ती फलन अपने पूर्ण आवर्तकाल में जितना अधिक परिवर्तन होता है उससे प्राय उसका जो है एम्पलीट्यूड या आयाम हम कह सकते हैं। तो कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था में अधिकतम दूरी आयाम कहलाती है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब कोई आवर्ती फलन अपने पूर्ण आवर्तकाल में जितना अधिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आवर्ती कहते हैं। और ऑप्शन में आपको उसको आयाम कहते हैं और ऑप्शन में आपको आवर्ती जरूर देखने को मिलेगा, यानी फ्रिक्वेंसी। क्लियर है? तो आयाम के बारे में ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और इसके अलावा परिवर्तन फलनों की उच्चिष्ट और निम्निष्ट जो अंतर होता है, इसके परिणामों को भी हम आयाम बोलते हैं। पुराने कला को भी आयाम बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। जो फलक होते हैं फलन, इनके उच्चिष्ट और निम्निष्ट, सबसे ऊंचा पॉइंट और सबसे नीचे पॉइंट, इन दोनों के अंतर को भी आयाम हम कहते हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है। तो अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण एवं जल देता है। क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो लवण एवं जल, यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ से करेक्ट रहेगा। गाइस अगर हम बात करें अम्ल के बारे में, तो अम्ल जो होता है ये आपका स्वाद में खट्टा होता है, जैसे कि आपने सुना होगा क्षार और अम्ल में, क्षार में अंतर, ऐसी चीज़ें। तो अम्ल जो होता है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये लिटमस, नीले जो लिटमस है इनको लाल कर देते हैं। तो ये कौन करते हैं? अम्ल करते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल, इमली के टार्किक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल
और संतरा में जो स्कार्बिक अम्ल होता है ये, सेब में मेलिक अम्ल होता है, चींटी एवं मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। इसी तरह अम्ल एवं जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सभी जो है ये अम्ल ही हैं, याद रखिएगा। और ये जल में विलय होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। इसके अलावा कई सारी चीज़ें इनमें रहती हैं, इतनी हमने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इस क्षार के बारे में, क्योंकि क्षार भी पूछ लिया जाता है, तो क्षार जो होता है ये स्वाद में कड़वे होते हैं और तीखे भी लगते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्लियर है? और हम जो साबुन जैसे जो चिलने लगते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आ रही है कि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसके अलावा इसमें ये जो है स्पर्श से साबुन जैसा व्यवहार दिखाने लगते हैं, जैसे भी इनको स्पर्श करते हैं। और यदि क्षार में जल की मात्रा अधिक होती है तो ये तनु क्षार कहलाते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ें आपकी निकल कर आ रही है। और इनको जो जल है, जल की तुलना में क्षार की मात्रा अधिक होती है तो सांद्र कहलाता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये गाइस ये जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं कि जो आपके क्षार होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे, कड़वे, खट्टे। तो ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। हमारे आने वाली सीरीज में पूरे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता निर्भर करती है। तो ये जो निर्भर करती है ये किस पर निर्भर करती है? ये उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा, स्पर्शानुभव पर, रंग पर और प्रकार पर, सभी चीज़ों पर निर्भर करती है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 से जवाब रहेगा। मृदा में उगने वाली फसलों की उपयोगिता किस पर निर्भर करती है? इन सभी चीज़ों पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न होता जा रहा है या हो रहा है? गैस ये जो क्वेश्चन है कईयों बार रिपीट हुआ है और अभी आपकी जो जेल प्रहरी की एग्जाम हुई है उसमें भी ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही ये एक रासायनिक यौगिक है और इसके कारण ही ताजमहल को खतरा उत्पन्न हो रहा है। और गैस ये एक रंगहीन गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादातर कारखानों ये होते हैं कारखाने, इनमें उपयोग की जाती है, ये इनसे निकलती है। इसके अलावा कोयला या तेल जैसी चीज़ों को जलाने से ये बनती हैं सल्फर डाइऑक्साइड। इस गैस का उपयोग बड़े बड़े जहाज़ों में किया जाता है। इसके अलावा कई डीजल साधन सल्फर ईंधन से चलते भी हैं। इसके अलावा हवा में सल्फर डाइऑक्साइड भी बनती है। क्लियर है? तो याद रखिएगा हवा में इनसे बनती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलती है या बड़े बड़े जहाज है इनसे भी निकलती हैं। जब इस गैस पर दाब आरोपित किया जाता है तो यह गैस द्रव के रूप में बदलने लगती है। याद रखिएगा इससे ताजमहल को काफ़ी ज़्यादा खतरा उत्पन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान है? परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान है? तो ये समान है आपकी ऑप्शन नंबर, यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा। क्लियर है? तो इन जो ये जो परमाणु समूह हैं इनकी परमाणु त्रिज्या सभी की समान है। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिनमें दोनों लाभान्वित होते हैं क्या कहलाते हैं? अब सबसे मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। दो जीवों के बीच संबंध जिनमें दोनों लाभान्वित होते हैं इनको हम सहजीवी संबंध बोलते हैं। सहजीवी संबंध यहाँ से आपका सेकेंड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे, घर्षण बल निम्न के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। तो घर्षण जो बल होता है ये सतह के खुरदरेपन जो होता है, खुरदरेपन, इसके बढ़ने के साथ ही बढ़ता है। तो याद रखिएगा थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और घर्षण को हमने अच्छे से समझ लिया था, आई होप कि आप समझने की इसको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा, एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्री होती है। अब निर्मित दर्पण कौन सा होगा? तो ये जो दर्पण रहेगा ये अवतल दर्पण रहेगा। ऑप्शन नंबर सही जवाब रहेगा आपका थर्ड, कॉनकेव लेंस। तो लेंस यहाँ पर नहीं दे रखा है, ओनली यहाँ पर अवतल दे रखा है, इसलिए आप याद रखिएगा अवतल यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है, किससे होता है ये? गेहूं में काला कीट रोग जो उत्पन्न होता है ये आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पक्सिनिया द्वारा ये होता है। गेहूं में काला कीट रोग पक्सिनिया के द्वारा होता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसमें से कौन सा कहलाता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी जो है इसको ही एस्कॉर्बिक अम्ल हम कहते हैं।
इसके अलावा इन सभी विटामिनों के भी अलग अलग नाम हैं। अगर आप चाहेंगे इनके ऊपर एक वीडियो तो हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे विटामिन के ऊपर, जिनमें कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, किसकी कमी से कौन सा होता है, किसकी कमी से जो है किस चीज़ में विटामिन ज़्यादा होता है या किसकी प्राप्ति होती है विटामिन को प्राप्त करने में। ऐसी चीज़ें जो है विटामिन से जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूरे हम कवर कर लेंगे विथ MCQ फॉर्मेट में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इसे एक पार्सलीन कप में पीने से अधिक आसान होता है, क्यों होता है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा क्योंकि आपका जो पार्सलीन कप होता है, पार्सलीन एक ऊष्मा कुचालक होता है। क्लियर है? तो यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन से जवाब रहेगा पार्सलीन एक ऊष्मा कुचालक होता है, इसकी वजह से इसमें जो कि चाय पीना काफ़ी आसान होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चरण वनों के संरक्षण के लिए लिया जाना चाहिए। अब इनमें से जो चरण आपको दे रखा है ये आपको पहचानना है। अब इनमें से उपरोक्त सभी जो चरण हैं ये वनों के संरक्षण के लिए लिए जाना चाहिए। वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, वनों को आग से रोकना चाहिए, वनों में जो आग लगती है उनसे रोकना चाहिए, बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। एसिटिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है। एसिटिक अम्ल जो होता है उदासीनीकृत ये होता है आपका यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड की वजह से एसिटिक अम्ल जो है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के द्वारा उदासीनीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा इस पारसेक मात्रक है। अब देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन और इस वीडियो में हमने ऐड किए हैं। पूरे 40 क्वेश्चन हम हर वीडियोज़ में ऐड करेंगे। इस हिसाब से हम जल्दी जल्दी एग्जाम से पहले 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन जो है कवर कर लेंगे पूरे साइंस के। तो गाइस पारसेक मात्रक किसका होता है। पारसेक जो मात्रक होता है ये आप सभी को पहचानना है। सही जवाब रहेगा दूरी का, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड डिस्टेंस का मात्रक होता है। गाइस नेशनल करंट अफेयर के लिए एक नया चैनल लॉन्च किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाके आप चेक कर सकते हैं। पूरे नेशनल का करंट अफेयर यहाँ से इस चैनल से आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है, किस प्रकार संबंध है। तो पृथ्वी से वायुमंडल ग्रेविटी के थ्रू संबद्ध है। ग्रेविटी यानी गुरुत्व द्वारा यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण होता है। तो प्रेरणों में आवेशों का स्थानांतरण होता है, इसको क्या कहते हैं। इसका जो स्थानांतरण होता है इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा फ्रॉम डिस्टेंस। गाइस यहाँ से दूरी से होता है, दूरी यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। बाल बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। बाल बेयरिंग जो प्रयोग किए जाते हैं ये किस में किए जाते हैं, ये भी आपका जेल प्रणाली में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्लियर है, याद रखिएगा। बाल बेयरिंग जो उपयोगी किए जाते हैं ये घर्षण को डिक्रीज करने के लिए किए जाते हैं, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए। डिक्रीज फ्रिक्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा घर्षण कम करने के लिए। देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किए जाने वाला जो तत्व है ये आपका है गोल्ड, यानी आपका सोना सही जवाब यहाँ से रहेगा। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा इस नागफनी के कांटे किसका रूपांतरित प्रकार है। नागफनी के जो कांटे रूपांतरित प्रकार है ये होते हैं पत्तियों के, लीव्स, यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है टांका तार किसका एक मिश्र धातु है। टांका तार जो है ये कॉपर और एल्यूमिनियम का एक मिश्र धातु है, तो यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन कॉपर एंड एल्यूमिनियम सही जवाब रहेगा। पित्त कहाँ उत्पन्न होता है गाइस, आपको बताना है। पित्त यानी बॉयल प्रोड्यूस कहाँ पर होता है। गैस पित्त जो उत्पन्न होता है ये गॉल ब्लैडर में होता है। इन गॉल ब्लैडर, यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर रहेगा इस चालन संभव होता है, कंडक्शन इज पॉसिबल। चालन संभव कहाँ पर होता है, ये 4 ऑप्शन आपको मिले, जल्दी से क्लिक कीजिएगा। आपका सही जवाब यहाँ पर क्या रहेगा। क्लियर है, यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा गैस ये यहाँ पर रहेगा वस्तुओं को संपर्क में रखा गया हो तथा इन्हें भिन्न ताप पर होना चाहिए, तब जो है चालन संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं हमारा, एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है इसको क्या कहते हैं। इसको हम जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर इसका सही जवाब रहेगा जनरेटर, याद रखिएगा सेकेंड ऑप्शन। ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राइजोबियम एक प्रकार का रिक्त स्थान है।
तो ये एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। सहजीवी जीवाणु ये है राइजोबियम। राइजोबियम स्पेशली आप याद रखिएगा दलहनी फसलों के पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों में ये पाया जाता है। ये स्पेशली आप याद रख सकते हैं। स्थिर बनने के लिए धातुओं में कौन सा गुण होना चाहिए? तो स्थिर बनने के लिए धातुओं में यहाँ पर लॉस इलेक्ट्रॉन इनमें होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है स्थिर धातु स्थिर बनने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनों का नुकसान कब होता है? स्थिर धातुओं में स्थिर बनने के लिए। मोस्ट ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, धातु M के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है तो उसके नाइट्राइट का सूत्र क्या होगा? तो इसके नाइट्राइट का जो सूत्र होता है वो होता है आपका Mn। यहाँ से आपका फोर्थ ऑप्शन से जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, जब लोहा कील तांबा सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रतिक्रिया को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। रिप्लेसमेंट रिएक्शन यानी आपका प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया सही जवाब रहेगा जब लोहा कील तांबा सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो। अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडे को कहते हैं। निषेचित अंडे को युग्मनज हम बोलते हैं। जैगोट यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा, युग्मनज इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? अब इनमें से शुद्ध अवस्था में ओनली और गोल्ड में देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपका सोना सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, इनमें से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है? तो इनमें से आभासी जो प्रतिबिंब बनाता है वो बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आपका सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन उत्तल दर्पण सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के चूर्ण में परावर्तित होता है। दूध के मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू मिल्क पाउडर बाय। यहाँ से आपका जो सही जवाब रहेगा ये आपका होने वाला है डिहाइड्रेशन। यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा जल निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं इनको क्या कहते हैं? ऐसे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं इनको हम प्रोकैरियोटिक जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम प्रोकैरियोटिक जीव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा, आपके पास दो कीलें हैं, एक तीक्ष्ण सिरे वाले व दूसरी बोबरे सिरे वाली। यदि आप दोनों पर समान बल लगाते हो तो कील जो पहले घुसेगी आपको बताना है, और ये ओनली ऑन आप आसानी से इसको क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। वैसे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये आपका क्या रहेगा, ये जल्दी से क्लिक कीजिएगा। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा द नेल विथ पॉइंटेड। द नेल विथ पॉइंटेड यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। कील जिसका सिरा तीक्ष्ण नुकीला है वहाँ पहले घुसेगी, तो यहाँ से आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब रहेगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी को इसका राइट आंसर पता था। क्लियर है? तो गाइस यहाँ से हमने टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें भी हम 40 आई थिंक अगर आपकी रिक्वेस्ट रही तो हम 50 भी इसमें कर सकते हैं। फिर हम हर सीरीज़ में हर वीडियोज़ में 50-50 क्वेश्चन आपको करवाएंगे टॉप लेवल के। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा हमें ये वीडियो आपको कैसे लगा, और अगर आप आगे भी चाहते हैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखवाना तो इसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस सीरीज़ को बंद नहीं करेंगे। जब तक आपका अच्छा रिस्पॉन्स और सपोर्ट रहेगा तब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। क्लियर है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।